क्वेश्चन नंबर 93 है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं का मानक विचलन क्या है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। ठीक है, 1 2 3 4 5 का। तो आपका जो मानक विचलन यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला रहता है वो आपका रहता है सिग्मा इजकल टू अंडर रूट 1/n इंटू सिग्मा। ठीक है, आई इजकल टू 1 2n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 2 3 5 टोटल नंबर आपके कितने हैं, यानी कि n कितना है 5। ठीक है, एक्स बार हम निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालेंगे, जो आपके नंबर से इनको ऐड करके, तो टोटल नंबर जो उसको डिवाइड करके। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 3। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में फिट कर देंगे। सिग्मा इजिकल टू एन की जगह 5। बाकी आपका इसको जब इसको हम आगे इसको एक्सप्रेस करेंगे तो आपका आएगा x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर। कहाँ तक, x5 तक, क्योंकि नंबर कितने हमारे पास 5। ठीक है, अब x1 कितना है हमारा 1, तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया। x2 कितना है हमारा 2। ठीक है, 2 लिख दिया। x3 कितना है हमारा 3 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही हमने सारे अपने नंबर्स लिख लिए। कैलकुलेशन करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा √2। ठीक है, तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आया वो आपका आया √2। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, फिर है कि टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था। जो टी प्राप्तांक है इसका सुझाव किसने दिया था, मैककॉल ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन है आपका कि सह संबंध जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसकी क्या विधियां हैं। रैंक डिफरेंस मेथड, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, ये दोनों जो है वो आपकी कोरिलेशन कोफिशिएंट को ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, इसीलिए ऑप्शन सी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 96 की सहसंबंध गुणांक का प्रसार आपका होता है -1 to +1 तक होता है। ठीक है, -1 to +1। कोटि अंतर विधि किसने दी थी, ये जो है आपकी स्पीयरमैन ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी, रैंक डिफरेंस मेथड जो है आपका स्पीयरमैन ने दिया था। देन क्वेश्चन है कि गुणन आघूर्ण विधि ये किसने दी थी, ये आपकी कार्ल पियर्सन ने दी थी। किसने दी थी, कार्ल पियर्सन। क्वेश्चन है कोटि अंतर विधि का सूत्र क्या होता है, वो होता है आपका 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर -1। ठीक है, ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन है कि यदि x इजिकल टू 70 m इजिकल टू 50 सिग्मा इजिकल टू 10 तो z क्या होगा। z फॉर्मूला क्या होता है आपका, z इजिकल टू x माइनस m अपॉन सिग्मा। ठीक है, नंबर्स हम फिट कर देंगे, 70 - 50 अपॉन 10। तो आपका जो आंसर जो निकल कर आएगा वो आपका आएगा +2 सिग्मा। ठीक है, कितना निकल कर आएगा, +2 सिग्मा, ऑप्शन सी। इसके बाद कुछ टॉपिक हैं जिनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहला है कि आकलन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं। पहली है विश्वसनीयता, कि जो आकलन जो होना चाहिए वो विश्वसनीय होना चाहिए। फिर आपका है वैधता, वैलिड होना चाहिए। मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। व्यवहारिकता, प्रैक्टिकल होना चाहिए। और यूटिलिटी यानी कि उपयोगी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि आकलन का क्षेत्र क्या क्या है, ज्ञान, कुशलताएं, रुचियां, बोध, योग्यताएं, सूचना। ठीक है, ये सारे आपके जो हैं वो आकलन के क्षेत्र में आते हैं। आकलन में हम इन सब का हम असेसमेंट कर सकते हैं। फिर प्रवृत्तियाँ, अभिवृत्तियाँ, मूल्य, बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य, छात्रों की त्रुटियाँ, ये सारे आपके आकलन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर है कि आकलन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है आपका हाई स्टेक असेसमेंट, उच्च दाब आकलन। ये क्या रहता है कि उच्च दाब आकलन विशेष मानकीकृत परीक्षण है जिसे उत्तरदायित्व के उद्देश्य से प्रयोग में लाया जाता है। साधारणतया उच्च दाब का अर्थ छात्रों, अध्यापकों, विद्यालय अथवा जनपद के बारे में उस महत्वपूर्ण निर्णय से है जो छात्र के द्वारा उन प्राप्त फलांकों पर आधारित है
जो छात्र ने उच्च दाब परीक्षण में प्राप्त किए हैं। ये उन फलांकों में दंड अथवा पुरस्कार, प्रशंसा पत्र भी शामिल हैं। ठीक है। प्री आकलन जो आपका इससे पहले जो ऑप्शन में आपका था ना प्लेसमेंट वाला, उसको हम प्री आकलन यानी कि प्री असेसमेंट भी बोलते हैं। इवैल्यूएशन है तो उसको प्री इवैल्यूएशन बोल सकते हैं। फिर कि ये आकलन छात्रों के पाठ, इकाई, कोर्स अथवा शैक्षिक प्रोग्राम से पूर्व प्रशासित किया जाता है और छात्रों से आवश्यक रूप से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे इस मूल्यांकन सामग्री के बारे में जानकारी रखते हैं। वे साधारण रूप से शैक्षिक अवधि, कोर्स अथवा प्रोग्राम के अंतर्गत होने वाली प्रगति और ग्रेड स्तर, कोर्स, प्रोग्राम और तथा नए शिक्षक प्रोग्राम की शैक्षिक तैयारी के बारे में जानकारी रखते हैं जो उनमें स्थानांतरित होती है। ठीक है। तो प्री आकलन बस इसलिए होता है कि बच्चे के बारे में ये जाना जा सके कि बच्चे का स्तर कितना है, कि इसको कितना आता है। ठीक है। इसको किस हिसाब से इसको आगे का पढ़ाया जाए। फिर आपका आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि इकाई अथवा शैक्षिक प्रोग्राम के समय छात्र के अधिगम मूल्यांकन के लिए फॉर्मेटिव आकलन किया जाता है। फॉर्मेटिव आकलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षक को फीडबैक देना है कि छात्र सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। ठीक है। ताकि वह शैक्षिक उपागम, शिक्षण सामग्री और शैक्षिक सहायता को परिवर्तित कर सके। फॉर्मेटिव आकलन साधारणतया आंकिक या ग्रेडेड नहीं है। ये कई रूपों में हो सकते हैं। औपचारिक रूप में क्विज, अनौपचारिक रूप में प्रश्न तकनीकी हम छात्रों के साथ कक्षा विचार विमर्श है। यानी कि फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट जो रहता है वो साथ साथ लर्निंग के साथ साथ चलता रहता है और ये टीचर्स को फीडबैक देता है कि वो जो पढ़ा रहा है वो बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या बच्चे ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कई तरीके का हो सकता है। बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में, या बच्चे से डिस्कशन किया। ठीक है। तो इस प्रकार का आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट रहता है। फिर आपका रहता है योगात्मक आकलन यानी कि समेटिव असेसमेंट। ये आपका अधिगम लर्निंग के बाद आपका जो समेटिव असेसमेंट जो रहता है ये आपका लर्निंग के बाद रहता है। ठीक है। तो ये आकलन छात्रों के मूल्यांकन के लिए इकाई, कोर्स, सेमेस्टर, प्रोग्राम विद्यालय के अंतर्गत में किया जाता है। और समेटिव आकलन विशेषता स्कोर्ड या ग्रेडेड, ठीक है, असाइनमेंट या प्रोजेक्ट। जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है वो आपका आंकिक भी रह सकता है, ग्रेड में भी रह सकता है, असाइनमेंट भी आपको दिए जा सकते हैं और प्रोजेक्ट्स भी दिए जा सकते हैं इसमें। ठीक है। और ये जिन्हें ये जानने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि छात्र से जो अपेक्षा की जाती थी उस शैक्षिक अवधि में छात्र को अधिगम हुआ है अथवा नहीं। यानी कि जो आपके ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, ठीक है, स्कूल में, कॉलेज में जो आपके एग्जामिनेशंस होते हैं इनको बोला जाता है समेटिव असेसमेंट। फिर है कि अंतरिम आकलन। ये क्या होता है कि अंतरिम आकलन को वहाँ प्रयुक्त किया जाता है जहाँ छात्र अधिगम तरक्की पर है और भविष्य में आकलन में अच्छा करेगा। ये मानकीकृत परीक्षण तथा अन्य योगात्मक आकलन के रूप हैं। अंतरिम आकलन आवर्त रूप में कोर्स अथवा स्कूल वर्ष प्रत्येक 6 अथवा 8 सप्ताह के दौरान प्रशासित किए जाते हैं। जो अंतरिम आकलन रहता है वो ज़्यादातर वो टीचर्स मतलब स्कूल में स्कूल टीचर्स के, कॉलेज में कॉलेज टीचर्स द्वारा ये आकलन किए जाते हैं। ठीक है। स्क्रीनिंग असेसमेंट ये क्या होता है कि स्क्रीनिंग आकलन यह जानने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं कि ग्रेड स्तर अथवा शैक्षिक प्रोग्राम के दौरान छात्र को विशेष सहायता की आवश्यकता है या नहीं। ये कई प्रकार के होते हैं जैसे प्री स्कूल स्क्रीनिंग परीक्षण। ये परीक्षण छोटे बालकों पर यह देखने के लिए होता है कि वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक रूप से स्कूल के लिए तैयार है कि नहीं। कि दूसरे प्रकार के स्क्रीनिंग में परीक्षण स्वास्थ्य, अधिगम, योग्यता, छात्रों के अन्य अभिवृत्तियों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब सीधी सी बात है कि अगर बच्चे को हम किसी स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं तो वो बच्चा उस स्कूल में जाने लायक है या नहीं। ठीक है। वो प्री एज तो नहीं है, मतलब जो अभी जो एवरेज एज जो रहती है बच्चे के स्कूल में एडमिशन की वो 4 से 5 साल रहती है। ठीक है। वो भी चेक किया जाता है स्क्रीनिंग में। देन बच्चे का हेल्थ कैसी है, बच्चा लर्निंग डिसेबल तो नहीं है, वो अन्य बच्चों के साथ पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा। तो ये सब आपका स्क्रीनिंग असेसमेंट में आता है। फिर है इसके बाद कॉमन असेसमेंट। ये क्या होता है कि ये विद्यालय में ये निश्चित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं कि सभी अध्यापक छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन नियमित, विश्वास एवं प्रभावशाली ढंग से करेंगे। उभयनिष्ठ आकलन शिक्षण में नियमितता को प्रोत्साहित करने के लिए और उन अध्यापकों का आकलन के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो समान पाठ्य वस्तु के शिक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। ये आकलन फॉर्मेटिव या समेटिव किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद संपादन आकलन, परफॉर्मेंस असेसमेंट,
कि ये विशेष संयुक्त कार्य की सूचक है, जैसे लिखित अभ्यास कार्य, विज्ञान प्रयोग, भाषण प्रदर्शन, संपादन, लंबे अरसे तक चलने वाली योजनाएं। शिक्षक आकलन के लिए सम्मिलित रूप से उभयनिष्ठ आकलन को विकसित करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विधियों से भी मूल्यांकन करते हैं, चाहे विद्यार्थी ने अधिगम किया हो या नहीं, उनसे अधिगम की अपेक्षा की जाती है। संपादन आकलन को विश्वसनीय प्रमाणित आकलन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाता है कि जो ऑथेंटिक असेसमेंट किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है परफॉर्मेंस असेसमेंट को, क्योंकि शिक्षकों द्वारा पारस्परिक परीक्षणों की अपेक्षा इन्हें अधिक यथार्थ और अर्थपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इसके बाद है पोर्टफोलियो आधारित आकलन। इसमें क्या होता है कि पोर्टफोलियो आधारित आकलन अधिकतर विक्षेपित ज्ञान, डाइवर्स नॉलेज और कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त किया करते हैं। ये शैक्षिक कार्य का एकत्रीकरण है, जैसे अभ्यासकार, प्रयोगशाला परिणाम, भाषण, आर्ट प्रोजेक्ट्स और विद्यार्थियों द्वारा रचित फ्लेक्स जो शिक्षक के सहयोग से बनाई जाती है। पोर्टफोलियो सामग्री भौतिक अथवा डिजिटल रूप में एकत्रित की जा सकती है। ठीक है, देन फिर है आपका आकलन के पैमाने। मीजरमेंट के पैमाने का है या आकलन के पैमाने का है, वो दोनों वो एक ही बात कर रहा है। ठीक है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। ठीक है, ये 4 स्तर होते हैं। तो सबसे निम्न स्तर रहता है वो आपका रहता है नॉमिनल का, उसके बाद ऑर्डिनल, उसके बाद इंटरवल। उस सबसे उच्च स्तर जो रहता है मापन का या आकलन का स्तर, वो रहता है अनुपात यानी कि रेशियो। ठीक है, देखिए शाब्दिक अथवा नामित स्तर, इसमें होता है क्या, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ये मापन का सबसे निम्न स्तर होता है। कुछ लोग इसे वर्गीकरण स्तर यानी क्लासिफिकेशन लेवल के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, इस मापने में मापित वस्तुओं अथवा घटनाओं को उनके किन्हीं निश्चित गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रख दिया जाता है और समूह की पहचान के लिए उसे कोई नाम, संख्या या चिन्ह दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई डाक वितरण के लिए पिन कोड देना हो, किसी बड़े महानगर को जोन्स में विभक्त करना हो, जैसे नई दिल्ली। ठीक है, रेलवे डिवीजन को संकेत चिन्ह प्रदान करना, मतलब नाम देना, एक तरीके से उनको डिफाइन करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए उनको नाम देना। संख्या हो सकती है, कोड हो सकता है, नेम हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये स्तर इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें गणना या गिनती करने के अलावा किसी भी प्रकार की सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें काउंटिंग के अलावा और कोई काम नहीं हो सकता है। अब जैसे क्रिकेट टीम है, क्रिकेट या हॉकी टीम है, आपकी फुटबॉल टीम है, तो जर्सी पे नाम आपके अल्फ़ाबेट और नंबर्स वगैरह लिख दिए जाते हैं पहचान के लिए। ठीक है, तो ये केवल इस नाम में ये जो आपका मापन का जो स्तर है, शाब्दिक अथवा नामित स्तर, ये केवल इस काम में आता है। फिर है आपका क्रमिक स्तर, ऑर्डिनल स्केल। इसमें क्या होता है कि मापन के क्रम में क्रमिक स्तर नीचे से ऊपर की ओर द्वितीय क्रमांक पर आता है। ठीक है, यानी कि सबसे निम्न स्तर आपका किसका रहा, नॉमिनल का रहा, उससे ऊपर आपका आता है क्रमिक स्तर। इस मापनी में वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं, विशेषताओं अथवा प्रतिक्रियाओं को किसी गुण के आधार पर एक क्रम में आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। इसके पश्चात उसे श्रेणी प्रदान की जाती है। अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रदान करना। ठीक है, और फिर योग्यता एवं अनुभव के आधार पर नौकरी में प्राथमिकता प्रदान करना। खिलाड़ियों के श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर उन्हें ट्रॉफी प्रदान कर देना। सुंदरता के आधार पर मिस इंडिया, मिस एशिया का चयन करना। तो इस प्रकार से जो है ये क्रमिक स्तर का ही काम होता है। नामित स्तर पर क्या हो रहा था कि केवल उनको डिफाइन करने के लिए उनको नाम दिया जा रहा था, संख्याएं दी जा रही थी। क्रमिक स्तर पर है कि कौन किस स्तर पर है, कोई फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, थर्ड आया है, तो इस प्रकार से रैंकिंग करना ये आपका क्रमिक स्तर में आता है। फिर है आपका अंतराल स्तर। इसमें क्या होता है कि इसमें बस अंतराल स्तर में बस ये है कि इसमें जो प्रत्येक की जो दूरी रहती है नंबर्स की, वो सेम रहती है। ठीक है, अब जैसे थर्मामीटर है, और आपका थर्मामीटर है, टाइम है, टाइम में आवर है, मिनट है, वीक है, मंथ है, ईयर है, ये सब किसके उदाहरण है, ये सारे अंतराल यानी कि इंटरवल स्केल के उदाहरण है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि थर्मामीटर है, घंटा, मिनट, सप्ताह, महीना, वर्ष, ये किस मापनी के उदाहरण है, ये आपके अंतराल मापनी के उदाहरण है। इसके बाद आपका आता है अनुपात स्तर।
इसके अलावा इसमें एक और जो पॉइंट बनता है वो ये है कि इस मापनी के अंतर्गत अनेक प्रकार की सांख्यिकी गणना, इसमें देखिए, और नॉमिनल और क्रमिक में कोई किसी प्रकार की कोई गणना नहीं हो रही थी, लेकिन अंतराल में गणना हो जाती है। किस प्रकार की कैलकुलेशन हो जाती है? माध्य निकालना हो, ठीक है, परसेंटाइल निकालनी हो, या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, ठीक है, इसमें ये अंतराल स्तर पर ये काम हो जाता है। फिर आपका आता है अनुपात स्तर, यानी कि रेशियो स्केल। जो वास्तविक शुद्ध शून्य बिंदु रहता है, टू 0 पॉइंट, वो आपका रेशियो स्केल में रहता है, ठीक है, और ये मापन का सर्वोच्च स्तर है। फिर इसमें मापन में उपयुक्त जो हमारे जो पहले जो रही शाब्दिक, क्रमिक और आपके अंतराल, जो काम इन तीनों मापनी में हो सकता है, वो सारे ही काम आपके अनुपात मापनी में हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपका वास्तविक शून्य बिंदु पाया जाता है, और इसके अलावा इसमें आपका जो भौतिक मापन में हमेशा निरपेक्ष शून्य बिंदु पाया जाता है, जैसे मीटर, किलोमीटर, ग्राम, लीटर, मिलीमीटर, और लंबाई, भार या दूरी मापने के लिए हम शून्य बिंदु से ही प्रारंभ करते हैं, और अनुपात मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु को ही मापने का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो चार्ट है वो ये कहता है कि जो शाब्दिक मापनी होती है, इसकी विशेषताएं होती हैं, ये खंडित होती है, अवास्तविक होती है, इसमें कोई क्रम नहीं होता। लेकिन क्रमिक में क्या आ जाता है, ये क्रम में हम डिफाइन कर देते हैं कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। और नॉमिनल में केवल उनको नाम देने के लिए, उनको पहचान देने के लिए उनको हमने जोन में डिवाइड कर दिया, संख्या देके डिवाइड कर दिया, इस प्रकार से। अंतराल में क्या आ जाता है कि इसमें दो चरों के बीच समान अंतर होता है, जैसे कि लिकट मापनी है आपके, थर्मामीटर है, मीटर है, ठीक है, इनमें हमेशा इंटरवल सेम रहेगा। अनुपात मापनी में क्या आता है, एक अनुपात मापनी में इन तीनों मापनी के गुण आ जाते हैं। निरंतर है, मापनी है, शुद्ध शून्य बिंदु भी इसी में ही होता है, ठीक है। सारे आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब आपके अनुपात मापनी में हो सकते हैं। अब जैसे आपका शाब्दिक जो मापनी रहती है, इसके उदाहरण है केवल हाँ नहीं में आंसर, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये इस रंग का है, इस ये रंग का है। अब क्रमिक में क्या हो जाता है, इसमें ग्रेडिंग सिस्टम आ जाता है, ठीक है, हम इस फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन आगे है कौन पीछे, इस तरीके से हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। अंतराल मापने में आपका जो है लिकट मापनी है, डिग्री है, सप्ताह है, ठीक है, मंथ्स हैं, तो इन सबको हम अंतराल मापनी से माप सकते हैं। फिर अनुपात में आपका आयु, वजन, ये सब कुछ आपका अनुपात मापनी में आ जाता है, ठीक है। इसमें किस प्रकार की सांख्यिकी यूज हो सकती है, आवृत्ति, वितरण, शतांक और बहुलांक। क्रमिक में आपकी आवर्ती वितरण किस में, बहुलांक, मध्यांक, शतांक। अंतराल और क्या यूज हो सकता है, बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान, मानक विचलन और ककुतता, ठीक है। अनुपात में आपका मध्यमान, मानक विचलन और ककुतता। ग्राफ इसका रहता है स्तंभ और पाई चार्ट, इसका रहता है स्तंभ, वृत्त ग्राफ, इसका रहता है आपका स्तंभ और वृत्त ग्राफ, ठीक है, और इसका रहता है स्तंभाकृति। फिर आपका ये आपके मेजरमेंट के कार्य हैं। पहला क्लासिफिकेशन, प्रिडिक्शन, कंपैरिजन करना, गाइडेंस देना, काउंसलिंग करना, डायग्नोस करना और रिसर्च करना, ठीक है, ये सारे आपके मापन के कार्य में आते हैं, मेजरमेंट के कार्य में आते हैं। फिर है आपका कि मूल्यांकन के अंतर्गत दो क्रियाएं होती हैं, पहला मापन और मापन से अर्जित सूचना अथवा आंकड़ों की व्याख्या करना, ठीक है, ये मूल्यांकन के तत्व भी कहे जाते हैं, या दो क्रियाएं कही जाती हैं। फिर है आपका मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या होता है। देखिए, मापन किसी परीक्षण को लागू करने के बाद उत्तर के आधार पर अंक प्रदान किए जाते हैं, जैसे 100 में से 70 अंक, मतलब क्वांटिटेटिव होता है। लेकिन जो मूल्यांकन जो रहता है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों रहता है, कि अंक प्रदान करने के बाद प्राप्तांक का मूल्य निर्धारण, मतलब आपको 100 में से 70 मिले हैं, 100 में से 50 मिले हैं, तो आपके नंबर अच्छे हैं, खराब हैं, बहुत अच्छे हैं, एक्सीलेंट हैं, ये सब आपका मूल्यांकन में तय होता है, ठीक है। और मापन में केवल आपको अंक दिए जाते हैं। तो जैसे 70 प्राप्तांक के लिए कहना कि ये प्रथम श्रेणी या अच्छे नंबर से उत्तीर्ण छात्र है। मापन मूल्यांकन से पहले होता है, आपका क्वेश्चन में आया था अभी कि जो मापन जो होता है वो कब होता है, बिफोर एवेल्युएशन, ठीक है। मूल्यांकन मापन के बाद हो जाता है। एक गुण को मापन करने से बालक के शैक्षिक स्तर के बारे में निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती। जैसे बालक गणित में ज़्यादा नंबर अर्जित करता है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो सभी विषय में तेज है।
मूल्यांकन क्या करता है कि मूल्यांकन में कई परीक्षाओं को लागू कर बालक के शैक्षिक स्तर का ठीक ठाक निर्धारण किया जा सकता है। मूल्यांकन में अनेक परीक्षाएं सम्मिलित होती हैं जिसके आधार पर बालक की कुशलता के बारे में निश्चित धारणा बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें मापन और मूल्यांकन में आपके अंतर हैं। फिर है आपका, देखिए ये आपका रहता है क्रम। सबसे लोअर ग्रेड का जो रहता है वो आपका रहता है परीक्षा यानी कि टेस्ट। फिर आपका आता है मेजरमेंट यानी कि मापन। उसके बाद आपका आता है आकलन। उसके बाद आपका आता है मूल्यांकन। ठीक है, तो टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, एवेल्यूशन। सबसे उच्च स्तर पर आपका रहता है एवेल्यूएशन, सबसे निम्न स्तर पर रहता है आपका टेस्ट। ठीक है, फिर है आपका ये है कि जो शैक्षिक उद्देश्य जो दिए थे डॉक्टर BS ब्लूम ने, उसमें उनके अनुसार जो शिक्षा की जो प्रक्रिया जो है वो 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी है। किस किस पर? शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन पर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी ट्राइंगल के शेप से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर है आपका कि शिक्षा में मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान कौन से हैं। सबसे मूल्यांकन प्रक्रिया में सबसे पहले आपका अभी ऑब्जेक्टिव भी आया था कि मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रथम स्टेप क्या रहता है? शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना एवं उनका परिभाषीकरण करना। दूसरा, अधिगम अनुभव की योजना बनाना। तीसरा, आपका व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। यानी कि जो लास्ट का जो आपका सोपान रहता है वो होता है व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। देन आपका है कि जो मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन जो होता है व्यक्ति की उपलब्धि का मात्रात्मक वर्णन, व्यक्ति की योग्यताओं का गुणात्मक वर्णन और प्लस व्यक्ति की उपलब्धि एवं योग्यताओं का मूल्य निर्णय। ये तीनों काम आपके मूल्यांकन में किए जाते हैं। फिर है आपका कि शैक्षिक उद्देश्य यानी कि जो बेंजामिन ब्लूम थे, इन्होंने 3 प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य बताए थे। पहला ज्ञानात्मक क्षेत्र, फिर भावात्मक, फिर क्रियात्मक। ज्ञानात्मक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? इसमें भी सभी शैक्षिक उद्देश्य शामिल होते हैं। इसमें ज्ञान के स्मरण और बौद्धिक योग्यताओं के विकास से संबंधित रहते हैं। भावात्मक क्षेत्र में बालक की रुचि, अभिवृत्ति, मूल्य आदि के परिवर्तन से होता है। क्वेश्चन में ये आया था कि जो रुचि जो होता है वो किस क्षेत्र का उदाहरण है? ये भावात्मक क्षेत्र का उदाहरण है। फिर क्रियात्मक क्षेत्र में क्या आता है? इसके अंतर्गत समस्त शैक्षिक उद्देश्य निहित होते हैं जिनका संबंध बालक के क्रियात्मक कौशल यानी कि मोटर स्किल से जिसका संबंध होता है वो सारे आपके क्रियात्मक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अब ज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या है कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने हैं तो ब्लूम और उनके सहयोगियों ने कब किया था? 1956 में इनको निर्धारित किया था। ठीक है, ज्ञानात्मक क्षेत्र की टैक्सोनॉमी को उन्होंने विकसित किया। ये जो वर्गीकरण है ये सरल से जटिल और मूर्त से अमूर्त ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों को 6 वर्गों में बांट देती है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये आपका ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और सबसे जो निम्न स्तर पर आपका रहता है वो रहता है ज्ञान। सबसे उच्च स्तर पर रहता है आपका मूल्यांकन, जो आपका अभी ऑप्शन में भी जो आपका री एग्जाम हुआ उसमें भी ये पूछा गया है कि जो ज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्च स्तर है वो क्या है? मूल्यांकन। अगर निम्न स्तर पूछता है तो वो है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन ये आपके सारे किस में आते हैं? ये सारे आपके ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर है भावात्मक क्षेत्र की टैक्सोनॉमी। देखो ये किसने दी थी? ये करथवाल ने दी थी। करथवाल बोलो करथवाल 1964 में दी थी। इसको इन्होंने 5 वर्गों में बांट दिया था। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ये जो बुक में जो है वो 6 उद्देश्य दिए गए हैं। देखिए जो ब्लूम ने जो ओरिजिनल जो उद्देश्य बताए थे भावात्मक, क्रियात्मक, वो सारे वो 6 ही थे। बाद में इनको मॉडिफाई करके भावात्मक क्षेत्र की जो टैक्सोनॉमी थी उसको करथवाल ने 5 वर्गों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, और जो मनोक्रियात्मक जो टैक्सोनॉमी थी वो सिम्पसन ने और क्यूबलर ने इसको भी इसके 5 भागों में इसको डिवाइड कर दिया था। ठीक है, लेकिन जो ब्लूम ने जो टैक्सोनॉमी प्रेजेंट की थी उसमें सबके 6 भाग थे। बाद में इसको मॉडिफाई किया गया। अभी ये आपका करथवाल और ब्लूम की भावात्मक क्षेत्र की टैक्सोनॉमी में
पहला आपका आता है आग्रहण, फिर आता है प्रतिक्रिया करना, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन और मूल्य प्रणाली। तो अगर पूछा जाता है कि भावात्मक क्षेत्र की टैक्सोनॉमी में सबसे उच्च स्तर पर क्या है, वो है मूल्य प्रणाली का चरित्रीकरण, कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए वैल्यू कॉम्प्लेक्स। अगर निम्न स्तर पूछा जाता है वो होता है रिसीविंग यानी कि आग्रहण। ठीक है, इसी प्रकार जो मनोक्रियात्मक क्षेत्र की टैक्सोनॉमी है ये किसने दी थी, सिम्पसन ने दी थी, 1966 में दी थी। इसको 5 भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे निम्न स्तर का जो है क्रियात्मक वो है उत्तेजन, और उच्च स्तर का है स्वाभाविकरण, ठीक है, नेचुरलाइजेशन। इसके बाद देखिए इस प्रकार से ये ज्ञानात्मक क्षेत्र में आपका ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन आते हैं। निम्न स्तर पर ज्ञान है, उच्च स्तर पर मूल्यांकन है। भावात्मक क्षेत्र में क्या है, आग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। निम्न स्तर पर आग्रहण है और सबसे उच्च स्तर पर चरित्रीकरण है। क्रियात्मक में आपका निम्न स्तर पर उत्तेजन है और उच्च स्तर पर आपका स्वाभाविकरण है। देन अब देखिए व्यवहारिक रूप में इनको लिखा गया, क्यों लिखा गया था, क्यों आवश्यकता पड़ी इन उद्देश्यों को, कि उनसे मापन के लिए परीक्षा प्रश्नों की रचना करना सरल हो जाता है। यानी कि हमको ऐसे बता दिया कि ज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञान, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन इस प्रकार के पद है, भावात्मक में इतने पद है, इस प्रकार है। लेकिन जब इनको हमने व्यवहारिक रूप में इनको लिखा तो उससे हुआ कि हमको अच्छे से डिफाइन हो गया कि हमको ज्ञानात्मक जो उद्देश्य हैं उनको किस प्रकार से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना है, भावात्मक क्षेत्र को किस प्रकार से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना है, और क्रियात्मक क्षेत्र के जो उद्देश्य है उनको किस प्रकार से पाठ्यक्रम का जो हिस्सा बनाना है। तो इससे क्या हुआ, जब व्यवहारिक रूप से लिखा तो उनसे मापन के लिए परीक्षा प्रश्नों की रचना करना आसान हो गया। उद्देश्यों का जो स्वरूप है विस्तार सीमित हो जाता है। इनसे शिक्षण की क्रियाएं और युक्तियाँ सुनिश्चित और सीमित की जा सकती हैं। अधिगम के स्वरूप निश्चित किए जा सकते हैं और समुचित शिक्षण युक्तियों को निश्चित किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम तथा परीक्षण में संबंध स्थापित किया जा सकता है। शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव आसानी से किया जा सकता है और शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप दिया जा सकता है। अब व्यवहारिक रूप में लिखा किसने था, सबसे पहले मेगर ने क्या किया था, रॉब मेगर और स्किनर दोनों ही व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, लेकिन जो उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखा था वो लिखा था रॉबर्ट मेगर ने। किस किस को लिखा था, ज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र और भावात्मक क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों के उद्देश्यों को रॉबर्ट मेगर ने व्यवहारिक रूप में लिखा था। ठीक है, और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि रॉबर्ट मेगर जो थे इन्होंने केवल ज्ञानात्मक क्षेत्र और भावात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखा है। उसके बाद जो क्रियात्मक क्षेत्र के जो उद्देश्य थे इनको जो है आपका मिलर ने दिया था। किसने दिया था, मिलर ने दिया था। ठीक है, डॉक्टर आर.सी. मिलर थे, इन्होंने क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखा था। इस और ये जो है आपका RCEM, ठीक है, आपका रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कभी कभी। ठीक है, RCEM की फुल फॉर्म है, मैसूर इसमें लिखा नहीं है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, RCEM। ठीक है, M फॉर या मैसूर है। ठीक है, ये भी इसमें भी क्या किया गया है, इनके द्वारा भी जो उद्देश्यों का जो वर्गीकरण मेगर द्वारा जो उद्देश्यों का वर्गीकरण की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर ने एक नवीन विधि का विकास किया। इसे RCEM प्रणाली कहा जाता है। इस विधि में उत्पादन की अपेक्षा प्रोसेस पर इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है, इस प्रणाली का आधार भी ब्लूम टैक्सोनॉमी है। ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य को 6 वर्गों में विभाजित किया है, लेकिन RCEM ने क्या किया कि ब्लूम द्वारा प्रस्तावित विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन को इन्होंने एक कर दिया। ठीक है, एक करके सृजनात्मक उद्देश्य में इन्होंने वर्गीकृत कर दिया और इसके अंतर्गत सभी मानसिक क्रियाओं को 4 वर्गों ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, सृजनात्मक में सम्मिलित किया और सभी उद्देश्यों को 17 मानसिक क्रियाओं में दिया है। ठीक है, कितने में, 17 में, ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग और सृजनात्मक। ठीक है, ये RCEM जो मैसूर में जो क्षेत्रीय महाविद्यालय है इन्होंने इनको जो है आपका व्यवहारिक रूप में लिखा है। ठीक है, फिर है आपका सीधी तौर बात है कि अगर आपसे ये कहा जाता है कि ज्ञानात्मक क्षेत्र और भावात्मक क्षेत्र को शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में किसने लिखा था, वो रॉबर्ट मेगर ने लिखा था। और जो क्रियात्मक क्षेत्र की टैक्सोनॉमी जो थी, क्रियात्मक क्षेत्र के जो उद्देश्य थे उनको डॉक्टर RC मिलर ने लिखा था। और जो RCEM है इन्होंने संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप दिया है। ठीक है, वो भी आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी पर आधारित है। इसमें ज़्यादातर फुल फॉर्म पूछी जाती है।
रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। देन आपका आता है आकलन की तकनीक, वो 5 होती हैं, सेल्फ रिपोर्टिंग, ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग, प्रोजेक्टिव और सोशियोमेट्रिक। ठीक है। अब स्वआख्या तकनीक क्या होती है कि स्वआख्या तकनीक के द्वारा जिस व्यक्ति के बारे में अध्ययन किया जा रहा है तथा सूचना विभिन्न माध्यमों से एकत्रित की जा रही है, उसमें उसके स्वयं के व्यवहार आदि के बारे में उसके स्वयं से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। ठीक है। यानी कि इंटरव्यू लिया जाता है, सीधी सी बात है, और इसमें प्रश्न क्वेश्चन आया रखा जाता है, अभिवृत्ति मापनी रखी जाती है, ये सारे आपके स्वआख्या तकनीक के बारे में पता होता है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है अवलोकन तकनीक। आकलन की अवलोकन तकनीक में क्या होता है कि अवलोकन तकनीक के अंतर्गत जिस व्यक्ति के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही हो, उस व्यक्ति को विभिन्न विशिष्ट एवं इच्छित परिस्थितियों में उसकी जानकारी के बिना अवलोकित किया जाता है। यानी कि उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको कंडीशंस में डालकर, लेकिन उसको बताया नहीं जाता है। फिर अब परीक्षण तकनीक, टेस्टिंग टेक्निक में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि परीक्षण तकनीक में परीक्षण करता किसी विशिष्ट क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यवहार या योग्यता या क्षमता या गुण से संबंधित प्रश्नों के आधार पर वह व्यक्ति को विशिष्ट परिस्थिति में रखकर उस निर्मित परीक्षण के आधार पर उस व्यक्ति को उन प्रश्नों को इस संबंध में प्रतिक्रिया अथवा उत्तर प्राप्त कर उसे व्यवहार, योग्यता, क्षमता अथवा गुणों की मात्रा निर्धारित करता है। ये परीक्षण यथा मानसिक योग्यता परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण भी कहते हैं आदि हैं। फिर आपका आता है प्रक्षेपी तकनीक, जैसे आपकी पर्सनालिटी नापी जाती है। फिर आपका आता है समाजमती तकनीक, इसमें आपके सामाजिक संबंधों, समाज में व्यक्ति की स्थिति, समाज द्वारा उसकी स्वीकृति और अस्वीकृति की स्थिति, उसके द्वारा स्वयं द्वारा समाज को अपनाने की स्थिति, ये सारी जानकारी आपकी समाजमती तकनीक से ली जाती है। जो सोशियोमेट्रिक टेक्निक के जो जनक थे वो थे जैकोब एल मोरेनो। इनके साथ हेलेन हॉल जेनिंग्स भी थे, लेकिन इनका नाम कम आता है, लेकिन इनका नाम आता है। ठीक है। जैकोब एल मोरेनो का नाम आता है समाजमती तकनीक के जनक के रूप में। फिर आपका आता है आकलन के उपकरण। इसमें क्वेश्चन भी था इसमें एक ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यू, क्वेश्चनायर, शेड्यूल, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव टेस्ट, प्रोजेक्टिव, सोशियोमेट्रिक टेस्ट बैटरी, ये सारे आपके आकलन के उपकरण हैं। ठीक है। पहले भी मैं इसको मैं समझा चुकी हूँ डिटेल में, जो मेरा प्रीवियस जो वीडियो है इसके बारे में। ठीक है। ये सारे आपके जो हैं साक्षात्कार हुआ, अवलोकन हुआ, ये सारे आपके प्रश्नावली हुई, ये सारे आपके आकलन के उपकरण के अंतर्गत आते हैं। निर्धारण, रेटिंग स्केल हुई ना, ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का फॉर्म है, ये सारे आपके आकलन के उपकरण में आते हैं। ठीक है। ये जो मेरे प्रीवियस वीडियो है उसमें भी मैं इसको डिटेल में इसको मैं बता चुकी हूँ। ठीक है। अभी हम जल्दी थोड़ा करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी है। फिर है आपका कि साक्षात्कार के प्रकार कैसे होते हैं। व्यक्तित्व मापन के लिए जो साक्षात्कार होता है उनको संरचित साक्षात्कार और आपका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यानी कि असंरचित साक्षात्कार में इनको हम क्या कहते हैं, बांट देते हैं। ठीक है। अब जो संरचित साक्षात्कार होता है, इसमें क्या होता है संरचित में कि इस प्रकार के साक्षात्कारों में साक्षात्कार की विधि, समय, प्रश्नों की भाषा, समय सभी को पहले से निश्चित कर देते हैं। सभी प्रत्याशियों से प्रश्न एक ही क्रम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार की विधि में विभिन्न व्यक्तियों की तुलना करने में आसानी रहती है। यानी कि पूरा एक क्वेश्चन इस तरीके से एक क्वेश्चन पेपर सब बना दिया जाता है, उसमें क्वेश्चंस लिख दिया जाता है, टाइम लिख दिया जाता है, प्रश्नों के बाद सबके लिए मतलब जो क्वेश्चंस रहते हैं, टाइम रहता है, सबके लिए सेम रहता है। ठीक है। इस प्रकार से उनका इंटरव्यू लिया जाता है। इस विधि के साक्षात्कार में प्रश्नों का गठन भी 2 प्रकार से किया जाता है। प्रथम प्रकार के प्रश्न इस तरह होते हैं कि उनके उत्तर नियंत्रित हों। द्वितीय में व्यक्ति स्वतंत्र होता है, वह अपनी इच्छानुसार उत्तर देता है। इस प्रकार प्राय प्रश्नावलियों का रूप ले लेते हैं। यानी कि ये जो इंटरव्यू जो हो जाता है ना संरचित साक्षात्कार, एक तरीके से ये क्वेश्चनायर का रूप ले लेता है। इनकी लाभ और सीमाएं भी प्रश्नावलियों के समान ही हैं। फिर दूसरा आपका आता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें कौन कौन से होते हैं, नॉन डायरेक्टिव, डेप्थ और क्लिनिकल इंटरव्यू, ये सारे आपके अनस्ट्रक्चर्ड रहते हैं। कैसे, अब अनियोजित साक्षात्कार क्या रहता है कि इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग प्राय व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण, अभिवृत्ति, प्रेरणा आदि के अध्ययनों के लिए किया जाता है। इस प्रकार का साक्षात्कार लचीली प्रवृत्ति का होता है। ठीक है। अतः इसमें साक्षात्कारकर्ता से अधिक सावधानी वांछित होती है। इसमें प्रश्नों की भाषा, कम आदि पूर्व निश्चित नहीं होते। साथ ही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए साक्षात्कार देने वाले पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता।
अतः इस विधि से प्राय साक्षी द्वारा प्राकृतिक उत्तर प्राप्त होते हैं। उसके उत्तरों में स्वयं की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है तथा वे सामान्य की अपेक्षा विशेष होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का इंटरव्यू जिसमें पहले से क्वेश्चन डिसाइड नहीं होते हैं, बल्कि आपका जो आपका पोर्टफोलियो देख के एग्जामिनर आपसे या जो इंटरव्यूअर जो रहता है वो आपसे क्वेश्चंस करता है। फिर है गहन साक्षात्कार। ठीक है, और एक और है इसमें आपका नैदानिक साक्षात्कार। ये सारे जो हैं आपके किसके असंचित साक्षात्कार के ये उदाहरण है तीनों, नॉन डायरेक्टिव, डेप्थ और क्लिनिकल इंटरव्यू। फिर आपका आता है इसमें केंद्रित साक्षात्कार, एक और इसमें फोकस्ड इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि इस अर्ध संरचित प्रकार के साक्षात्कार में संरचित व असंरचित दोनों प्रकार के साक्षात्कार के दोषों को कम किया जा सकता है। इसके प्रक्रम में उत्तरदाता तथा साक्षात्कारकर्ता पर ना तो असंरचित साक्षात्कार जैसे स्वतंत्रता ही रहती है और ना ही संरचित साक्षात्कार जैसे प्रतिबंध ही रहते हैं। वास्तव में साक्षात्कार की सर्वाधिक उपयुक्त व वैध विधि है, यानी कि इसमें दोनों तरीके से आ जाते हैं कि संरचित भी रहता है, असंरचित भी रहता है। ठीक है, फोकस्ड इंटरव्यू रहता है। फिर आपका रहता है साक्षात्कार की सीमाएं भी होती हैं कि इस विधि में दोहरी आत्मनिर्भरता होती है जिसके प्रदत्तों की व्याख्या पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। इसमें त्रुटिपूर्ण प्रत्यक्षीकरण, अशुद्ध स्मृति, सूझ की कमी के कारण अध्ययन का महत्व कम हो जाता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता सभी के पास कुछ पूर्व निश्चित आशाओं को लेकर पहुंचता है और साक्षात्कार के समय अधूरे वाक्यों को अपनी आशा के अनुकूल पूर्ण कर लेता है, अतः प्राय प्रदत्तों की वैधता घट जाती है। और साक्षात्कार और साक्षी विभिन्न सामाजिक वातावरण में विकसित होने के कारण उनकी व्याख्या अलग अलग करते हैं। असंरचित साक्षात्कार जिनमें उत्तरों की लंबाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, संतोषप्रद उत्तर प्राप्त करने में बाधक होते हैं और साक्षात्कार की उक्त सीमाओं को साक्षात्कारकर्ता और साक्षी परस्पर एक दूसरे की अंतःक्रिया की प्रक्रिया समझने के पश्चात किसी सीमा तक कम कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जो इंटरव्यू जो रहता है, जो व्यक्ति इंटरव्यू देता है, अब एक तरीके से संरचित साक्षात्कार में क्या रहता है, क्वेश्चन सबके लिए सेम रहते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू जो व्यक्ति देने आए हैं वो अलग अलग माहौल से आए हैं। ठीक है, हो सकता है आप जो अप्रोच चाह रहे हो किसी कैंडिडेट से वो उसकी काबिल भी हो, लेकिन जिस प्रकार के आपने उसको प्रश्न कर दिए हैं वो उस तरह का माहौल नहीं है कि वो आपको पॉजिटिव लगे, मतलब उसके आंसर्स आपको पॉजिटिव लगे। तो इस तरीके से साक्षात्कार की कुछ सीमाएं भी रहती हैं। ठीक है, फिर है कि साक्षात्कार की विशेषताएं क्या रहती हैं कि इसका समाज के किसी भी वर्ग पर प्रयोग किया जा सकता है। अशिक्षित व्यक्ति से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं ओरली। इसमें सहयोग करने को लोग सरलता से तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लिखित रूप में कुछ भी देना नहीं होता। इस विधि का लचीलापन इसकी प्रमुख विशेषता है। साक्षात्कार कैसा होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, इस विधि द्वारा केवल यही ज्ञात नहीं होता कि विषय किस विषय के बारे में क्या उत्तर देता है, वरन उसकी भाव भंगिमा इससे कुछ अधिक ही बता देती है। यानी कि जो इंटरव्यू रहता है वो आपको फेस एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, उस सब को भी नोटिस करता है। इस विधि द्वारा व्यवहार के उन आयामों का अध्ययन भी किया जा सकता है जिसे प्राय सभ्य समाज में प्रकट करने में लोग हिचकिचाते हैं। देन आपका आता है जो उत्तम परीक्षण होता है उसकी क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं। प्रैक्टिकल क्राइटेरिया क्या रहते हैं, टेक्निकल क्राइटेरिया क्या रहते हैं, व्यवहारिक कसौटी और तकनीकी कसौटी। व्यवहारिक में आपकी आती है सौदेश्यपूर्णता, व्यापकता, मितव्ययता, उपयोगिता, ग्राह्यता और प्रतिनिधित्व। ठीक है, तकनीकी में आपकी आती है मानकीकृत, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारता, विश्वसनीयता, वैधता और मानक। ठीक है, अब आपका जो व्यवहारिक जो कसौटियाँ हैं उसमें सबसे पहले आपकी आती है सौदेश्यपूर्णता। ये किसके लिए होती है कि सौदेश्यपूर्णता उत्तम परीक्षण की मुख्य विशेषता है। किसमें, व्यवहारिक कसौटी में। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्यवहारिक कसौटी में कौन क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। तकनीकी कसौटी में कौन सी आपका क्राइटेरिया आता है, कौन सा नहीं आता है। ठीक है, देन आपसे इसके एक्सप्लेनेशन से भी आंसर पूछ लेता है। जैसे स्वदेशपूर्णता होती क्या है, कि स्वदेशपूर्णता उत्तम परीक्षण की मुख्य विशेषता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार की परीक्षा का निर्माण करने से पूर्व उसके विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित कर लेने चाहिए। परीक्षा चाहे निदानात्मक है, उपलब्धि मापन हेतु, व्यक्तित्व मापन हेतु है, बुद्धि मापन हेतु है, प्रत्येक के उद्देश्य भिन्न होंगे। इसी दृष्टि से एक उत्तम परीक्षण निर्माण इसी स्थिति में संभव है जबकि हमारे पास कोई उद्देश्य, लक्ष्य अथवा समस्या हो। अमूर्त परिस्थितियों में परीक्षण की रचना कदापि संभव नहीं हो सकती क्योंकि
परीक्षण तो सदैव ही उद्देश्य पूर्ति का एक साधन मात्र है। यानी जैसे कि एक बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य 10 से 18 वर्ष के बालकों की सामान्य मानसिक योग्यता का मापन करना होता है, जबकि एक समायोजित परीक्षण का उद्देश्य व्यक्ति के सामान्य जीवन एवं भिन्न पहलुओं जैसे घर, आस पड़ोस, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं संवेगात्मक क्षेत्र में समायोजन का अध्ययन करना हो सकता है। ये सीधी सी बात है। सुदृढ़ पूर्णता से मतलब ये है कि जो परीक्षण हम यूज कर रहे हैं वो हमारा जो उद्देश्य है वो उसको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि अगर हम व्यक्तित्व मापन कर रहे हैं तो उसमें बुद्धि मापन वाला परीक्षण नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार से जो हमारा जो उद्देश्य है उसको पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको हम बोलते हैं सुदृढ़ पूर्णता। फिर है आपका व्यापकता। व्यापकता से तात्पर्य है कि परीक्षा जिस योग्यता का मापन करने के लिए बनाई गई है उस योग्यता के समस्त क्षेत्र तथा जिस पाठ्यक्रम पर आधारित हो उसके समस्त पहलुओं पर प्रश्न पूछे जाएं। जितना अधिक कोई परीक्षण पाठ्यक्रम है उसके विभिन्न अंशों एवं क्षेत्रों से संबंधित होगा उतना ही व्यापक कहलाएगा। इस प्रकार प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, अतः यह आवश्यक प्रश्न छोटे छोटे होने चाहिए। व्यापकता के इस गुण के अंतर्गत परीक्षण का वह प्रारूप आ जाता है जिसके द्वारा परीक्षण उस योग्यता के विभिन्न पक्षों का मापन करने में समर्थ हो सकता है जिसके मापन हेतु उसका निर्माण किया गया है। परीक्षण की व्यापकता निर्माता की स्वयं की सूझबूझ, बुद्धि एवं क्षमता पर निर्भर करती है। व्यापकता का मतलब यह है कि हम जिस प्रकार का परीक्षण यूज करें उस परीक्षण के द्वारा जो हमारी विषय वस्तु है उस विषय वस्तु का अधिक से अधिक जो है हम परीक्षण में उससे लर्नर से पूछ पाएँ। ठीक है, इस प्रकार जो परीक्षण हो वो हमारा व्यापक हो। फिर आती है मितव्ययता, इकोनॉमिकल। इसमें क्या होता है कि मितव्ययता के अंदर सीधी सी बात है कि जो हमारा उत्तम परीक्षण वो होता है जो हमारा टाइम और मनी दोनों बचा दे। ठीक है, जो हमारा मितव्ययता का मतलब सीधे साफ शब्दों में यही है कि परीक्षण अच्छे से अच्छा हो, उद्देश्य पूर्ति भी हो रही हो, व्यापक भी हो, साथ ही साथ ऐसा परीक्षण हो जो हमारा टाइम भी बचाए और धन भी बचा दे। फिर है इसके बाद आपका आता है मितव्ययता। ठीक है, इसके बाद आपके जो है इसके आप नंबरिंग पे मत जाइएगा। इसके बाद आपकी जो तकनीकी कसौटी हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, उपयोगिता जो होती है, उपयोगिता में यूटिलिटी मतलब आपका परीक्षण जिसके लिए बनाया गया है उसके लिए ये इतना योग्य है या नहीं है, इसका उपयोगिता मतलब परीक्षण की कितनी है। ठीक है, ग्राह्यता, एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है कि जो परीक्षण आप बना रहे हैं कुछ बच्चे उसको कर पा रहे हैं, कुछ बच्चे उसको नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर प्रतिनिधित्वता कि ये कितना रिप्रेजेंटेटिव है, जितना जो हमारी विषय वस्तु है या जिस प्रकार के हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं ये किस प्रकार से इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। फिर आपकी तकनीकी कसौटी में आपका आता है वैधता। वैधता में क्या है कि वैधता होते क्या कि वैधता के अर्थ पर प्रकाश डालते हुए प्रेषी रॉबिन्स और हॉरॉक्स ने लिखा कि परीक्षण में वैधता तभी होती है जब वह वास्तव में उसी बात का मापन करता है जिसे मापन की उससे आशा की जाती है। यानी कि परीक्षण की वैलिडिटी से मतलब ये है कि परीक्षण वही मापे जिसके लिए उसको तैयार किया गया है। जैसे कि थर्मामीटर है, थर्मामीटर आपको टेम्परेचर नापने के लिए तैयार किया गया है तो उससे आप टेम्परेचर ही मापेंगे। उसके बाद फिर आपका आता है वैधता के प्रकार। मेन रूप से जो वैधता के प्रकार रहते हैं वो 4 रहते हैं। कौन कौन से? एक तो विषय वस्तु की वैधता, दूसरी पूर्व कथन की वैधता, निर्माण की वैधता, समवर्ती वैधता। विषय वस्तु की वैधता कौन सी रहती है? अब इसमें पहले ये भी लिखा हुआ है कि जो वैधता होती है ये 4 प्रकार की होती है मेन रूप से, और उत्तम परीक्षण में कम से कम एक का होना, इसमें से किसी एक का होना कंपलसरी रहता है। तो उसमें से विषय वस्तु की वैधता क्या होती है कि यदि परीक्षण में अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु का पूर्ण या पर्याप्त समावेश है तो उसमें विषय वस्तु की वैधता होती है। ठीक है, यानी कि जो अध्यापक ने आपको जो विषय वस्तु पढ़ाई है अगर वो जो आप परीक्षण जिस प्रकार का हम यूज कर रहे हैं वो पूरा वो समावेश उसका लेता है, पूरी विषय वस्तु का समावेश उसमें लेता है तो उसको बोलते हैं विषय वस्तु की वैधता। फिर पूर्व कथन की वैधता क्या होती है? यदि परीक्षण में बालक द्वारा प्राप्त किए गए अंक छात्र के विषय में
ये भविष्यवाणी करते हैं कि वह आगे चलकर क्या करेगा, तो उसमें पूर्व कथन की वैधता होती है। यानी कि इस प्रकार का परीक्षण तैयार करना, वो खाली मार्क्स ही नहीं बताया बल्कि ये भी बताया कि बच्चा साइंस में तेज है, आर्ट्स में तेज है, किस चीज़ में तेज है, वो आगे चलकर क्या कर सकता है। फिर निर्माण की वैधता, इसमें क्या होता है कि यदि परीक्षण में बालक द्वारा प्राप्त किए गए अंक उतने ही हैं जितने उसके द्वारा प्राप्त किए जाने की आशा थी, तो उससे परीक्षण निर्माण की वैधता होती है। यानी कि हमको क्लास में टीचर को पता होता है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से उनके मार्क्स भी का अंदाज़ा रहता है कि कौन कितने मार्क्स लेके आ सकता है। तो इस प्रकार की जो वैधता रहती है वो होती है निर्माण की वैधता। यानी कि जो परीक्षण इस प्रकार का है कि जिससे जिस स्टूडेंट से जैसी आशा थी वो उसी प्रकार के नंबर लेके आया। समवर्ती वैधता क्या होती है, यदि परीक्षण में बालक द्वारा प्राप्त किए गए अंक उसके चालू कार्यों से संबंधित आते हैं तो उसे समवर्ती वैधता कहते हैं, ठीक है, करंट वैलिडिटी। एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये है कि उपलब्धि परीक्षण, जो आपके अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है विषय वस्तु की वैधता। अगर एमसीक्यू पूछा जाता है कि उपलब्धि परीक्षण के लिए किस प्रकार की वैधता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपकी होती है विषय वस्तु की वैधता, यानी कि कंटेंट वैलिडिटी। इसमें गलत था, मिसप्रिंट था। कंटेंट वैलिडिटी इज़ हाईली इंपॉर्टेंट इन अचीवमेंट टेस्ट। किसने बोला, ये क्लॉसमियर और गुडविन ने बोला है, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण के लिए सबसे ज़्यादा अगर वैधता जरूरी होती है वो होती है विषय वस्तु की वैधता। फिर आपका आता है विश्वसनीयता। क्या होती है कि विश्वसनीयता का अर्थ ये है कि परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जाता है उसके परिणाम में किसी भी प्रकार का अंतर ना होकर समानता ही हो, ठीक है। यानी कि स्थिरता, स्थिरता जो गुण जो है, तो आपका ऑप्शन में और एक दिया था, वैधता के सामने स्थिर लिखा था। स्थिरता जो गुण होती है वो विश्वसनीयता का गुण होता है, ठीक है। यानी कि कभी भी आप परीक्षण करें, बार बार उसका परीक्षण करें, फिर वो बार बार वो समान ही जो आपको रिजल्ट दे वो उसको बोलते हैं विश्वसनीय परीक्षण, ठीक है। फिर है ये आपका विश्वसनीयता में वृद्धि करने के उपाय। पहला तो है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा था कि जो परीक्षण की विश्वसनीयता होती है वो किस पर डिपेंड करती है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो विश्वसनीयता में वृद्धि करने के उपाय है कि परीक्षण लंबा होना चाहिए ताकि उसमें विषय या पाठ्यक्रम की लगभग सभी बातों का समावेश हो जाए। फिर अब परीक्षण के प्रश्न छोटे होने चाहिए ताकि उनके उत्तर शीघ्रता सरल, यानी कि परीक्षण तो लंबा हो, लंबा होने का मतलब ये है कि जो विषय वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है उसमें पूछा जा सके, लेकिन प्रश्न छोटे होने चाहिए ताकि आंसर जो है हम जल्दी दे पाए, सरलता से दे पाए। तीसरा पॉइंट है कि परीक्षण के प्रश्न की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि उनके उत्तर चिन्ह बनाकर संख्या लेकर या एक दो शब्दों द्वारा किए जा सके, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, रिकॉग्नाइजेशन, टिक वाले, इस तरह के क्वेश्चन। तो परीक्षण के प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि उनके उत्तर या तो निश्चित रूप से सही हो या गलत, यानी कि या तो वो गलत है या सही है। कन्फ्यूजन वाले प्रश्न नहीं डालने चाहिए अगर हमको परीक्षण को ज़्यादा से ज़्यादा विश्वसनीय बनाना है, ठीक है, ये उसके गुण हैं। फिर है कि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या अधिक होनी चाहिए ताकि अनुमानित उत्तरों के कारण उसकी विश्वसनीयता पर कम प्रभाव पड़े। उदाहरण, यदि परीक्षण में केवल 10 प्रश्न हैं तो बालक उनमें से 3 या 4 का अनुमान से उत्तर देकर उसकी विश्वसनीयता को कम कर सकते हैं, ठीक है। और यदि प्रश्नों की संख्या 100 है तो अनुमानित उत्तरों का विश्वसनीयता पर तुलनात्मक प्रभाव कम पड़ता है। यानी कि अब 10 क्वेश्चन दिए हैं और तुक्का मार दिया, तुक्के में से किसी के 3-4 सही निकल गए तो वो उतना फिर वो परीक्षण विश्वसनीय नहीं रहा, ठीक है। और वहीं प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, 100 क्वेश्चन है, आप पढ़ के गए नहीं हो और उसमें से आपने तुक्का मारा तो कितने तुक्के लग जाएंगे, 8-10 लगे, 20-25 लगे मैक्सिमम। तो इस प्रकार जितने ज़्यादा प्रश्नों की संख्या रहेगी तो अनुमान लगाने के उसका जो अनुमान से उत्तर देने का जो तरीका रहेगा वो उतना ही उसको कम होता जाएगा। फिर अब परीक्षण का समय, दशाएं और निर्देश बिल्कुल स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, ठीक है। जो टाइम और डायरेक्शन और जो उसके जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं वो जो जैसे आपके पेपर में आते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। फिर एक ही परीक्षा एक ही कक्षा के बालकों को 2 बार देना चाहिए। दोनों बार के परिणामों में जितनी अधिक समानता होती है परीक्षण उतना ही अधिक विश्वसनीय होता है। फिर है कि एक ही परीक्षण को 2 समान कक्षाओं या समूहों के बालकों को देना चाहिए। दोनों समूहों के परिणाम में जितनी अधिक समानता होती है परीक्षण उतना ही अधिक विश्वसनीय होता है। तो ये आपके विश्वसनीयता में वृद्धि करने के उपाय थे। फिर है आपका ऑब्जेक्टिविटी। क्या होती है
कि उत्तम परीक्षण में वस्तुनिष्ठता का गुण विशेष रूप से पाया जाता है। इस परीक्षण में बालक प्रश्नों को निश्चित निर्देशों के अनुसार करते हैं और परीक्षक अंक तालिका की सहायता से अंक देता है। अतः ये परीक्षण पूर्ण रूप से निष्पक्ष होता है। इस पर विद्यार्थी की जांच और परीक्षक की मनोदशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंक तालिका की सहायता से अंक देता है मतलब जैसे आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपके अभी हो रहे हैं, उसमें क्या होगा, आपकी पहले से आंसर शीट डिसाइड है कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए सही है तो उसका ए ही सही है, बाकी सब गलत है। तो इस प्रकार से अंक तालिका की सहायता से जो अंक दिए जाते हैं वो इस प्रकार के परीक्षण जिसमें बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि शिक्षक के मूड का प्रभाव नहीं पड़ रहा है या किसी और आपके नंबर्स पर किसी और चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। फिर विभेदीकरण डिफ्रेंशिएशन, इसमें क्या होता है, इसको विभेदकारता या डिस्क्रिमिनेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। उत्तम परीक्षण में विभेदीकरण का गुण अनिवार्य रूप से वर्तमान रहता है। दूसरे शब्दों में यह परीक्षण प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालकों में अंतर करता है। उस उद्देश्य से इसके सब प्रश्न जटिल नहीं होते हैं क्योंकि उनको केवल प्रतिभाशाली बालक ही कर सकते हैं। इसमें सरल प्रश्न भी होते हैं ताकि मंदबुद्धि बालकों भी उनका करने का अवसर प्राप्त हो। यानी कि इस प्रकार का परीक्षण बनाना जिसमें इस प्रकार के प्रश्न हो कि प्रतिभाशाली बालक, कठिन प्रश्न भी हो, सरल प्रश्न भी शामिल हो, मतलब हर तरीके के बच्चे के लिए प्रश्न उसमें शामिल किए जाएं, ठीक है। फिर आपका आता है प्रमापी पथ। इसमें क्या होता है कि उत्तम परीक्षण प्रमापित होता है, यानी कि स्टैंडर्डाइज होता है। इसका अर्थ यह है कि परीक्षण में दिए जाने वाले प्रश्न, निर्देश और परीक्षा लेने की विधि और अंक देने के ढंगों को ये पहले से ही सब निश्चित कर लिया जाता है, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन आया था कि कौन सा परीक्षण है जिसमें पहले से सब कुछ निर्धारित हो जाता है, वो होता है आपका प्रमापीकृत, यानी कि स्टैंडर्डाइज, मानकीकृत जिसको बोला जाता है, प्रमापित या मानकीकृत, ठीक है। उसके बाद आपका आता है विभेदकारता को। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ऐसा परीक्षण वो सीधे तौर पर परीक्षण के बाद ये बता दे कि कौन बालक अच्छा है पढ़ने में, कौन बालक खराब है या कौन एवरेज है, ठीक है। विभेदीकरण को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। फिर है सामान्य स्तर, नॉर्म्स। नॉर्म्स में क्या होता है कि उत्तम परीक्षण का एक या अधिक सामान्य स्तर होता है। परीक्षण निर्माता पहले से इस बात का निश्चय कर लेता है कि बालकों की किस योग्यता में किस स्तर के होने की आशा की जा सकती है। सामान्य स्तर पर पहले से निश्चित होने के कारण इस बात की सुगमता से ज्ञान हो जाता है कि बालक की मानसिक आयु इस स्तर से कम या अधिक या बराबर है। नॉर्म्स, आयु नॉर्म्स होता है, ठीक है, वेट का नॉर्म्स होता है आयु के हिसाब से। जैसे कोई परीक्षण तैयार किया गया है वो 15 वर्ष के बालक के हिसाब से तैयार किया गया है, ठीक है। अब जो परीक्षा दे रहा है वो बालक 12 साल 13 साल मतलब, या फिर वो 18 साल का है, मतलब जो नॉर्म्स तय किया गया, जो आयु नॉर्म्स, जो आयु मानक तय किया गया है उससे बालक अधिक आयु का है या कम आयु का या उसी आयु का है। तो इस तरीके से जो आपका नॉर्म्स दिए जाते हैं कि अगर कोई बच्चा कम आयु का है तो उसने परीक्षण के बाद कितने नंबर प्राप्त किए, जो ज़्यादा आयु का है उसने परीक्षण के बाद कितने नंबर प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार से परीक्षण लेना ये आपका नॉर्म्स के अंतर्गत आता है। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि इसी में कि एक बालक का दूसरे बालक के प्रदर्शन के साथ कंपैरिजन करना, वो आपका नॉर्म्स के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। जो नॉर्म्स जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। फिर आपका आता है बुद्धि का अर्थ और परिभाषा। इसमें आपके विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट आपकी जो डेफिनेशंस है वो सारी हैं। फिर है ये बुद्धि की विशेषताएं हैं कि बुद्धि जन्मजात सकती है, वो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, ठीक है। एमसीक्यू बन जाते हैं कि बुद्धि क्या है कि जन्मजात सकती है, ये वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। बाकी आपको ऑप्शन दे दिए गए, ये सीखने की क्षमता है, ये अतीत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, विभिन्न योग्यताओं का समूह है, सभी विशिष्ट योग्यताओं का सार है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, ठीक है। बुद्धि और ज्ञान एक चीज़ नहीं है, इनमें अंतर होता है। लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि मेल है फीमेल है उससे उसके इंटेलिजेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान का नई परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है और व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों का आलोचनात्मक चिंतन बुद्धि स्वयं करती है। फिर आपका आता है
बुद्धि को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, प्रजाति, लिंग और स्वास्थ्य। ठीक है, ये सारे कारक जो हैं वो बुद्धि को प्रभावित करते हैं। फिर आपका आता है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। एक तो अमूर्त बुद्धि, फिर सामाजिक बुद्धि और गामिक या यांत्रिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को उन्होंने बोला है कि ये बुद्धि कवि, साहित्यकार, चित्रकार आदि में होती है। शब्द, अंक एवं प्रतीकों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सामाजिक बुद्धि में इन्होंने किसको रखा है कि इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति मिलनसार, प्रसन्न और सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले होते हैं। गामक या यांत्रिक बुद्धि में इन्होंने किसको रखा है कि इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति कुशल कारीगर, मिस्त्री और इंजीनियर होते हैं। ठीक है। फिर है आपका गैरट। गैरट ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए। थॉर्नडाइक ने और गैरट दोनों ने 3 प्रकार बताए। इन्हें मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। ठीक है। और थॉर्नडाइक के अनुसार अमूर्त, सामाजिक और गामिक या यांत्रिक बुद्धि। फिर आपका आता है बुद्धि के सिद्धांत। पहला है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। इसको बिने, टर्मन और स्टर ने दिया था। ठीक है। उसके बाद आपका आता है बुद्धि द्विकारक सिद्धांत। ये आपका स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है। इन्होंने 2 फैक्टर बताए थे, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर का मतलब था जनरल एबिलिटी, सामान्य योग्यता कारक, और विशिष्ट योग्यता का मतलब था स्पेसिफिक एबिलिटी। ठीक है। सामान्य योग्यता कारक में कि ये सभी प्रकार के कार्यों में सहायक होती है। और जो विशिष्ट योग्यता वाला जो फैक्टर था, यानी कि जो स्पेशल एबिलिटी था, वो था जैसे कि अन्य जैसे प्रकार के कार्य करने, जैसे हमको म्यूजिक सीखना है, पेंटिंग सीखनी है, तो इसके लिए विशिष्ट बुद्धि चाहिए। ठीक है, अलग से कोई कार्य सीखने के लिए। तो एक कारक सिद्धांत बिने, टर्मन, स्टर्न, और द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का था। फिर आपका आता है बहुकारक सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक इसके प्रतिपादक थे। इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई, सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। ठीक है। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन का था। इन्होंने 7 प्रकार, थर्स्टन ने जो है वो 7 प्रकार की योग्यताओं का वर्णन किया। आंकिक, शाब्दिक, स्थानिक, वाक्पटुता, तार्किक, स्मृति और प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। पदानुक्रमित सिद्धांत ये किसने दिया था? ये फिलिप वर्नर ने दिया था, 1960 में दिया था। उसके बाद आपका आता है कि बुद्धि का त्रिकोणीय प्रारूप या बुद्धि का संरचना सिद्धांत। ये जेपी गिलफोर्ड का है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और इसमें ऐसे पूछा जाता है कि बुद्धि का त्रिकोणीय सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया है। 3 विमाएँ कौन सी इन्होंने बताई हैं? पहली तो बताइए विषय वस्तु, फिर बताइए संक्रिया, फिर बताइए उत्पाद। ठीक है। अब विषय वस्तु में कौन शामिल है, संक्रिया में कौन कौन शामिल हैं, उत्पाद में कौन कौन शामिल है। ठीक है। इसके अलावा आपका जो है पहले जो इन्होंने बताया था कि सबसे पहले 120 बताई, फिर 150, और लास्ट में अभी कुल मिला के कितनी, देखिए आपके इसमें विषय वस्तु में कितनी हैं? 5। ठीक है। संक्रिया ऑपरेशन में कितने स्टेप हैं आपके? 6। और उत्पाद में 6। ठीक है। तो इस प्रकार से इनका मल्टीप्लाई करके आपका कितना आंसर आया? आपका आया 180। ठीक है। तो गिलफोर्ड ने कहा कि कुल 5 × 6/6 = 180 भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताएं हो सकती हैं। ठीक है। तो जो भिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताएं थी, विषय वस्तु में इस प्रकार की मानसिक योग्यताएं, संक्रिया में मानसिक योग्यताएं, उत्पाद, इन सबको मल्टीप्लाई करके अभी के टाइम पे 180 भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताएं हो सकती हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है तरल ठोस बुद्धि, फ्लूइड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस टेस्ट। ये आपके आरबी कैटल ने दिया था 1941 में। इसको कैटल हॉर्न सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि जो आपका तरल बुद्धि रहती है, ये परावड़ी अंतर्क्रिया करके आपकी ठोस बुद्धि में बदल जाती है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है, सीधे तौर पर उन्होंने बोल दिया कि जो तरल बुद्धि जो होती है वो जेनेटिक होती है, वंशानुगत होती है, जन्म से होती है। फिर हम वातावरण से इसको सीखते हैं, वातावरण से, अपने घर के वातावरण से, स्कूल के वातावरण से, जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं। ठीक है। ये दोनों फैक्टर मिलके क्या है, ये ठोस बुद्धि बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ठोस बुद्धि, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। देन आपका आता है बहुबुद्धि सिद्धांत। ये आपका गार्डनर ने दिया था। इसमें क्या है कि इसमें जो गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था, इसमें 7 प्रकार की बुद्धि थी।
फिर 2009 में क्या हुआ कि 7 के स्थान पर 9 प्रकार की बुद्धि दी, किसने? रॉबर्ट स्लाविन ने इसमें चेंज कर दिया। पहली थी भाषाई बुद्धि, फिर आपका था गणितीय लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्थानीय बुद्धि, शारीरिक गतिकी बुद्धि, सांगठिक बुद्धि, अंत व्यक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी। इतना पूछा नहीं जाएगा, खाली आपसे प्रतिपादक पूछ सकता है। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि कितने गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी। ये 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। फिर आपका आता है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, ये आपको स्टर्नबर्ग ने दिया था, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, इसके बाद आपका आता है त्रिस्तर सिद्धांत। त्रिस्तर सिद्धांत आपका जॉन बी कॉरोल ने दिया था। किसने दिया था? जॉन बी कॉरोल ने दिया था। ये जो त्रिस्तर सिद्धांत जो दिया इन्होंने, जॉन बी कॉरोल ने, वो त्रितंत्र सिद्धांत के बाद ही दिया था। ठीक है, उसके बाद है आपका बुद्धि लब्धि। अब देखिए, अल्फ्रेड बिने और थियोडर साइमन नामक 2 विद्वानों ने वर्ष 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिसे बाद में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया। ठीक है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया। इन्होंने तर्क, निर्णय, स्मृति, अंकगणना जैसे विभिन्न मानसिक कार्यों से संबंधित कुल 30 प्रश्नों का चयन किया, उन्हें पठितना के बढ़ते क्रम में विकसित किया। तो सबसे पहले मानसिक आयु को संप्रत्यय किसने दिया था? बिने ने दिया था। ये आपके क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर वर्ष 1908 में इस परीक्षण में संशोधन करके प्रश्नों की संख्या 59 कर दी गई, जिन्हें आयु वर्ग 3 से 13 साल तक के बच्चों में बांटा गया। ठीक है, इसी परीक्षण निर्माण के दौरान बिने ने मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा 10 साल का है तो उसमें 10 साल की बुद्धि हो सकता है उसमें बुद्धि कम हो, या हो सकता है वो 10 साल, उसका जो आईक्यू का जो उसका स्तर है, उसका जो मानसिक स्तर है, वो 10 साल से ज़्यादा के बच्चे का हो। फिर जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों को बालक सही कर लेते हैं उसको कहते हैं आधार वर्ष, यानी कि बेसल ईयर। और जिस आयु स्तर का कोई भी प्रश्न वह हल नहीं कर पाता उसे उसके लिए बोलते हैं टर्मिनल वर्ष। मतलब सीधी सी बात है, कोई बालक जितने आयु के प्रश्न, उन्होंने क्या किया, 3 से 13 साल तक के बालकों के लिए टेस्ट बना दिया था। प्रश्नों संख्या और प्रश्न तय कर दिए थे। वो बालकों को प्रश्न दिए जाते थे। तो जो बालक जो प्रश्न हल करते थे, तो कोई बालक 3 साल का है तो वो 4 साल तक के बालक का प्रश्न हल कर पा रहा है तो उसको तो बेसल ईयर बोल दिया। ठीक है, और मान लिया वो बालक 5 साल तक के बच्चों का जो टेस्ट है उसको पास नहीं कर पा रहा तो उसको उसका बोल दिया टर्मिनल वर्ष। फिर कहते हैं कि मानसिक आयु का व्यक्ति की वास्तविक आयु से कोई संबंध नहीं होता है, ये बिने का कहना था। वर्ष 1912 में विलियम स्टर्न तथा कोहलमान ने मानसिक आयु के प्रयोग की परेशानी को देखते हुए मानसिक आयु वास्तविक आयु के अनुपात को रूप में प्रयुक्त करने का सुझाव दिया, और ये इसको उन्होंने बोला आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट। ठीक है, किसने? विलियम स्टर्न ने। ठीक है, परंतु बुद्धि लब्धि का विकास टर्मन द्वारा 1916 में प्रकाशित स्टर्न बुक के बाद ही हो पाया। फिर टर्मन ने मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 का गुणा करके बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। अब हम आपसे अगर ये पूछा जाता है कि जो बुद्धि लब्धि का जो प्रथम जो पहली बार सुझाव दिया था वो विलियम स्टर्न ने दिया था। ठीक है, और जो आज जो हम यूज़ करते हैं सूत्र, वो किसने दिया था? इसको बाद में संशोधित किसने किया? टर्मन ने किया था। जो अभी ये सूत्र हम यूज करते हैं ये टर्मन द्वारा दिया गया सूत्र है, लेकिन इसका जो बुद्धि लब्धि के सूत्र का सबसे पहले जो सुझाव दिया था वो आपका स्टर्न ने दिया था। ठीक है, फिर आपका आता है, देखिए, टर्मन ने 1916 के स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के साथ बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिकाएं भी तैयार की थी, जिन्हें विभिन्न बुद्धि लब्धि वर्गों के लिए बालकों और व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या भी दी गई है। अब जैसे कि इसमें दिया गया प्रतिभाशाली बालक 140 से अधिक जिनका आयु भी होता है। प्रखर बुद्धि, ठीक है, सामान्य बुद्धि ज़्यादा पूछा जाता है 91 से 110 जिनकी होती है। उसके बाद आपका देखिए बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? बुद्धि का। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत स्पीयरमैन अभी हमने पढ़ा। क्रिस्टीय जो आपका प्रतिमान है बुद्धि का वो किसने दिया था? कैटल ने। भारतीय बैटरी परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वो बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। मानसिक आयु के प्रत्यय का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बिने ने किया था। ये आपसे एमसीक्यू आपसे पूछा गया।
स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन किसका करता है? बुद्धि का करता है। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने किया। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था, ठीक है। और मानसिक आयोग का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? वो भी बिने साइमन ने दिया था। फिर आपका आता है इंद्रिय गामक अवस्था संबंधित है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। फिर आता है ये पूछा तो नहीं जाएगा, खासकर ये टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन पूछ लिए जाते हैं। फिर आपका आता है